नमस्कार, मैं हूं शम्स तार खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली में 22 साल के एक नौजवान की रेलवे ट्रैक पर लाश मिलती है, वो भी पूरे 16 टुकड़ों में। अब ट्रेन के नीचे आकर जान देने वाले अमूमन पटरी पर लेट जाते हैं। कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ है कि खुदकुशी करने वाला पटरी के बीच ट्रेन के सामने खड़ा हो गया, पर दोनों ही सूरत में कभी लाश के इतने टुकड़े नहीं हुए। तो फिर इन 16 टुकड़ों का राज क्या है? आज वारदात में इसी राज का होगा खुलासा। क्या कोई ट्रेन किसी के 16 टुकड़े कर सकती है? क्या ट्रेन के नीचे आने से किसी के 16 टुकड़े हो सकते हैं? क्या ट्रेन के सामने आने से किसी के 16 टुकड़े हो सकते हैं? या फिर 16 टुकड़ों के पीछे का सच कुछ और है? रेलवे ट्रैक पर 22 साल के एक नौजवान की लाश मिली, वो भी 16 टुकड़ों। और ये तमाम सवाल यहाँ इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अपनी रेलवे पुलिस लाश मिलने के करीब 45 घंटे बाद तक इसे खुदकुशी का मामला बताती रही। शुरुआती 45 घंटे की जांच में रेलवे पुलिस यही कहती और बताती रही कि 22 साल के पारस भसीन ने खुदकुशी की है, पर पुलिस के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि फिर लाश के 16 टुकड़े कैसे हुए। फिर 45 घंटे बाद रेलवे पुलिस को बात समझ में आई कि मामला गड़बड़ है, लिहाजा 46वें घंटे में उसने दफा 302 यानी हत्या का मामला दर्ज कर ही लिया। शुरुआत में पुलिस को जो मामला आत्महत्या का लग रहा था, बाद में वही मामला हत्या का लगने लगा और आखिरकार पुलिस ने इस सिलसिले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर ही लिया। लेकिन जांच के दौरान पुलिस का सामना कई ऐसे सवालों से होगा जिसका जवाब खोजना उनके लिए वाकई चुनौतीपूर्ण होगा। जी हाँ, दिल्ली की ये सबसे ताजा और सबसे सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री है। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसका राज 52 मिनट और 22 किलोमीटर में छुपा है। चिराग कोठी और अनुज मिश्रा के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक। एक नौजवान पूरे दिन खुश रहता है। शाम 5 बजे उसे किसी से मिलने भी जाना है, पर फिर दोपहर होते होते अचानक एक फोन आता है। वो फोन सुनता है और घर से निकल पड़ता है। फिर ठीक 52 मिनट बाद 22 किलोमीटर दूर से एक कॉल आता है और सब कुछ खत्म। दिल्ली के भसीन परिवार के इस घर में तब तक सब कुछ आम दिनों की तरह ही था। 22 साल का पारस भसीन घर पर बैठा दोपहर का खाना खा रहा था। उसे शाम 5 बजे अपने पिता के साथ किसी वकील से मिलने जाना था, पर तभी ठीक 3:30 बजे अचानक पारस के मोबाइल पर एक कॉल आता है। फोन सुनते ही पारस बीच में ही खाना छोड़कर घर से निकल जाता है। 3:30 बजे मम्मा को कहते खाना खा ले, 4 बजे उसको लॉयर के पास जाना था अपनी वाइफ की कस्टडी के लिए। वो इतना एक्साइटेड था सुबह से कि मैं कस्टडी के लिए जाना है मुझे अपनी वाइफ की, कि सब कुछ जो भी सीन है नॉर्मली खत्म हो जाए, कुछ बिना कलेश करे, कुछ भी ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए। लेकिन 3:30 बजे पता नहीं उसको किस नंबर से किसका फोन आया कि वो हड़बड़ाहट में घर में बिना किसी से मिले, बिना किसी को बताए फटाफट यहाँ से निकल गई। पारस के घर के बाहर हरियाणा नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में कुल 3 लोग थे। एक ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, जबकि दूसरा पीछे। पारस सीधे गाड़ी में जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। बिना किसी को बताए फटाफट यहाँ से निकल गया और ठीक आगे जाके गाड़ी रुकी, HR नंबर ब्लैक कलर की, उसमें उसको बिठाया गया। 2 लड़के थे और वो वहां से चला गया। पारस के घर से निकलने के ठीक 52 मिनट बाद पारस की मां के मोबाइल फोन पर एक कॉल आता है। फोन 9873689 809 नंबर से किया गया था।
पारस की मां जैसे ही फोन उठाती है तभी फोन करने वाला उनसे कहता है कि पारस भसीन का एक्सीडेंट हो गया है और लाश गणेश नगर रेलवे ट्रैक पर टुकड़ों में पड़ी है। फौरन जाकर लाश उठा लो वरना पुलिस केस में फंस जाओगे। ठीक 4:22 पे मम्मा के सेल फोन पे कॉल आया कि वेलविशर हैं और आपके बेटा पारस भसीन जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, आप हो सके तो उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाइए, नहीं तो पुलिस आप चाहते हैं कि पुलिस में कंप्लेंट ना जाए तो आप इसको जल्दी जल्दी यहाँ से ले जाए। इसी चीज के लिए हमें कम से कम 5 से 7 टाइम्स कॉल आए थे, बाकी मतलब टोटल कॉल 18 कॉल्स आए थे। फोन सुनते ही पूरा घर सकते में आ जाता है। पहले तो यकीन ही नहीं होता क्योंकि फोन करने वाले ने जिस गणेश नगर रेलवे ट्रैक का पता बताया था वो पारस के घर से करीब 22 किलोमीटर दूर था। पारस घर से ठीक 3:30 बजे निकला था और पहला फोन ठीक 4:22 पर आया था, यानी पारस के घर से निकलने के 52 मिनट बाद। 22 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में तय कर पारस रेलवे ट्रैक तक कैसे पहुंच गया और वो रेलवे ट्रैक पर गया क्यों? पारस के घर वाले अभी इस उलझन में ही थे कि उसी अनजान नंबर से पारस की मां के मोबाइल पर दूसरा कॉल आया। फोन करने वाले ने फिर दोहराया कि पारस की लाश गणेश नगर रेलवे ट्रैक पर पड़ी है, जाकर उठा लो। फोन करने वाले को यह भी पता था कि वो पारस की मां के नंबर पर ही बात कर रहा है। इसके बाद बदहवास पारस के घर वाले फौरन गणेश नगर की तरफ भागते हैं। तभी पारस की मां के मोबाइल पर फिर से फोन आता है। इस बार फोन 8375880006 नंबर से किया गया था, पर फोन पर आवाज वही थी और खबर भी वही। इसके बाद इन दोनों अनजान नंबरों से कॉल आना लगातार जारी रहा। शाम 5 बजे तक पारस की मां के मोबाइल पर दोनों नंबरों से कुल 18 कॉल और हर बार उसने बस यही बात दोहराई। इस मौत पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर में रहने वाले पारस भसीन दोपहर में 3:30 बजे घर में बैठकर खाना खा रहे थे और 4:22 पर पारस भसीन की मौत की खबर घर वालों को एक मोबाइल नंबर के जरिए दी जाती है। सवाल ये उठता है कि आखिर 18 बार घर वालों को कॉल करने वाला शख्स कौन था? उसे कैसे पता लग गया कि मरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि पारस भसीन ही है और उसको पारस भसीन की मां का सेल नंबर आखिर कैसे मिल गया? यह वो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस जितना जल्दी ले लेगी उतना जल्दी पारस की मौत पर से सस्पेंस खत्म होता जाएगा। इसके बाद जब पारस के घर वाले गणेश नगर रेलवे ट्रैक पर बताई हुई जगह पर पहुंचे तो सचमुच वहां टुकड़ों में लाश पड़ी थी, पर लाश का सिर गायब था। इसके बाद टुकड़े चुनने पर कपड़े और हाथ में गुदे टैटू से ये साबित हो गया कि लाश सचमुच पारस की है। उसके बाद पारस को उसने कहा कि मैं हाई रैंक पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ दिल्ली में, मेरी बहुत चलती है, मैं किसी को भी पैसे देके दबा सकता हूँ, तुम तेरा इनकाउंटर कुछ भी करवा दूं तो तेरे टुकड़े कटवा के फिकवा दूंगा। उस बंदे ने बोला। पारस से उस दिन घर आके बताया घर वालों बहुत डिप्रेशन में था। लाश के पास ही पारस का मोबाइल फोन पड़ा था, पर हैरत अंगेज तौर पर उसमें से सिम गायब था। जेब में कोई पर्स भी नहीं था, न ही दूसरा कोई ऐसा सुराग जिससे पारस की पहचान या उसके घर का पता या नंबर मिल सकता। पारस की मां को फोन किसने किया? पारस की मां का फोन नंबर उसे कहां से मिला? फोन पर लाश की खबर देने वाला कौन था? पारस के मोबाइल से सिम किसने निकाला? पारस गाड़ी में किन के साथ घर से निकला था? ये वो सवाल है जो मामले को और उलझा रहे थे। और फिर तभी पारस के घर वालों ने ऐलान कर दिया कि पारस का कत्ल हुआ है और इसके साथ ही उन्होंने कत्ल की वजह भी बता दी। वजह पारस की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी थी जिस पर खुद पारस ने 4 महीने से पर्दा डाल रखा था। विशाल प्रताप सिंह और अनुज मिश्रा के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज। सवाल तमाम थे और हर सवाल पर सवाल खड़े कर रहा था। हालात और सबूत यही इशारा कर रहे थे कि पारस की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है और इस साजिश से पर्दा हटाने में खुद पारस के घर वालों ने ज्यादा देर नहीं लगाई। वो एक वीडियो, एक सर्टिफिकेट और एक चौंका देने वाली कहानी के साथ फौरन सामने आ गए। यह है वो वीडियो जिसमें पारस का 4 महीना पुराना राज छुपा है। जी हाँ,
इस वीडियो में दूल्हे की पगड़ी पहने ये पारस भसीन ही है। दरअसल ये वीडियो इसी साल 9 मई सुबह 11 बजे का है। यही वो तारीख और वक्त था जब पारस ने जमाने से छुपकर शादी की थी। ये शादी उसने दिल्ली के यमुना बाजार इलाके के आर्य समाज वैदिक मैरिज मंडल में किया था और ये रहा उस शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। उन्होंने मई में डिसाइड किया शादी का, तो 9 मई को उसकी मैरिज हुई थी। आप मौजूद थी शादी में? नहीं थी, मैंने ही वीडियो बनाई। इस गुपचुप शादी में बाकायदा पारस और उसकी दुल्हन के कुछ दोस्त भी शरीक हुए थे बतौर गवाह। वीडियो में बाकायदा पारस और दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए देखे जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पारस की मौत का इस वीडियो या मैरिज सर्टिफिकेट से क्या रिश्ता? तो सुनिए, पारस की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा यही वीडियो और मैरिज सर्टिफिकेट ही हटा सकता है। रेलवे ट्रैक पर मिली पारस भसीन की लाश की गुत्थी सुलझाने में जुटी दिल्ली पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती पारस और उस लड़की के बीच के रिश्तों की सच्चाई जानने की है जिससे पारस की शादी हुई थी, क्योंकि अगर ये हत्या है तो फिर इसके पीछे गहरी साजिश हुई। पारस के घर वालों के मुताबिक पारस टैटू आर्टिस्ट था। वो टैटू बनाया करता था। इसी टैटू की वजह से एक रोज उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, फिर जल्द ही दोनों में प्यार हो गया। यहाँ तक कि पारस ने उस लड़की के नाम का टैटू अपने हाथ में भी खुदवा रखा था। पर रुतबे के हिसाब से लड़की अमीर खानदान से थी, लिहाजा लड़की को पता था कि उसके घर वाले किसी भी कीमत पर पारस के साथ उसकी शादी नहीं होने देंगे। 25 तारीख को हम उसकी मदर से मिले थे। 25 के बाद से उसको ऐसे मतलब कभी उसकी वाइफ जो है, कभी वो उसको बोल रही है कि मैं छोड़ दूंगी, मेरे फादर वो। उसके बाद 29 को उसको घर पे बुलाया गया। घर पे बुलाने के बाद उसको ये तक बोला गया है, उसके डैड ने बोला कि बेटा अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तू पहले 50 लाख रुपए मुझे दे, मेरी बेटी के नाम करवा, 20 लाख रुपए मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर और उसके बाद उसको एक घर उसके नाम करवा, तो हम तेरी शादी कराएंगे, तो हमारी हैसियत के बराबर हो जाएगा। लिहाजा पारस ने लड़की के साथ गुपचुप शादी करने का फैसला किया और दोनों ने इसी साल 11 मई को शादी कर ली। इस गुप्त शादी की खबर पारस के घर वालों को तो थी, पर लड़की के घर वालों को नहीं। पारस के घर वालों के मुताबिक इसी बीच लड़की के घर वालों ने उसकी शादी के लिए जब कहीं और रिश्ते की बात चलानी शुरू कर दी तो मजबूरन लड़की को पारस के साथ शादी की बात बतानी पड़ी। जिंदगी मेरे घर वालों ने मुझे हाउस अरेस्ट कर रखा है, मेरे को हेल्प कर आ जा या फिर पता नहीं कुछ ऐसे मैसेज उसको बात की। उसके बाद थोड़ी देर बाद अचानक से पारस को कॉल आता है उसके फादर का। पारस के घर वालों का इल्जाम है कि शादी की बात बाहर आते ही लड़की के घर वालों ने न सिर्फ लड़की का घर से निकलना बंद करवा दिया, बल्कि पारस को भी धमकी दी गई कि वो उसका पीछा छोड़ दे। 2-3-4 गुंडे उन्होंने भाड़े बुला रखे थे वहाँ मेरे भाई पारस को, वहाँ पे उन्होंने बुला के इस तरह शर्मिंदा किया गया। मतलब जलीलत की जो हद होती है ना, अपने घर पे अमीर होंगे सर आप, वैसे तो क्या बता आपकी क्या औकात है हमको। उसके बाद उन्होंने बुला के उसको कहा कि पहले तो तू मेरे को 50 लाख वाला जो पूरा को बताया किससे, उसको इतना जलील किया गया, इतना जलील। तू मेरी उसने उन्होंने वहीं पे उस दिन बोला उसको कि तू उसने हाथ मेरे बस के नहीं अंकल, मेरे को कर दो अंकल, मैं सच्चा प्यार करता हूँ, अब प्लीज मान जाइए। नहीं माना वो। उसके बाद पारस को उसने कहा कि मैं हाई रैंक पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ दिल्ली में, मेरी बहुत चलती है, मैं किसी को भी पैसे देके दबा सकता हूँ, तुम तेरा इनकाउंटर कुछ भी करवा दूं तो तेरे टुकड़े कटवा के पिकवा दूंगा। उस बंदे ने बोला। पारस से उस दिन घर आके बताया घर वालों, बहुत डिप्रेशन में था सुनने के बाद। हालांकि दूसरी तरफ लड़की की मां का कहना है कि उन्हें इस शादी के बारे में कोई खबर नहीं है और उनकी बेटी ने कभी कोई शादी की ही नहीं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। आपके पति के ऊपर आरोप लग रहा है कि पारस का कत्ल कराया है उन्होंने और उन्होंने धमकियां दी थी जान से मारने की। ऐसा कुछ भी नहीं मैडम, जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम कहाँ से धमकी देंगे, कहाँ से उसका मर्डर करवाएंगे। आपके पति मेरे काम पे गए हुए हैं। बीच में मई की शादी है, मई से लेकर अब तक ऐसी कोई नॉलेज आपको? हमें कोई नॉलेज इस बारे में नहीं मिली है, कोई शादी हुई है। आप मुझे फोटो दिखा रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। पारस के घर वाले कत्ल की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है कि लड़की के घर वाले कई बार पारस को जान से मारने और उसके टुकड़े करने की धमकी दे रहे थे और पारस की मौत सचमुच
उसी तरह हुई। तो क्या लड़की की वजह से गई पारस की जान? वो 3 लोग कौन थे जो पारस से मिलने आखिरी बार आए थे? और पारस की मौत की खबर आने के बाद से कहां गायब है लड़की और उसका भाई? विशाल प्रताप सिंह और चिराग कोठी के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। क्या लड़की पर उसके घर वाले पारस से दूर जाने का दबाव बना रहे थे? और क्या घर वालों के दबाव में आकर खुद लड़की पारस से दूर जाने लगी थी? और क्या पारस की मौत की साजिश के पीछे लड़की के बाप का हाथ? आपको बता दूं, पुलिस ने सोमवार देर शाम लड़की के पिता के खिलाफ दफा 302 यानी कत्ल का मामला दर्ज कर लिया। सॉरी पारस, मुझे माफ कर दो। पापा नहीं मान रहे, मुझे भूल जाओ। ये एसएमएस उस लड़की का है जिससे पारस ने गुपचुप शादी की थी। पारस के घर वालों के मुताबिक जब लड़की के घर वालों को दोनों की शादी के बारे में पता चला तब उसने ये एसएमएस पारस को भेजा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई घर वालों के दबाव में लड़की ने पारस से दूर जाने का फैसला कर लिया था? और क्या इस वजह से पारस ने खुदकुशी कर ली, जैसा कि पुलिस शुरुआत में बता रही थी? पारस का परिवार हर शख्स से बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि उनके लाडले की आखिर गलती क्या थी। पारस ने अब से चंद महीने पहले अपनी पसंद की लड़की से लव मैरिज की थी। शादी के बाद से ही लड़की के घर वाले इस शादी का विरोध कर रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस शादी का हश्र इतना खराब होगा। सवाल ये उठता है कि पारस की आखिर मौत कैसे हुई? बिल्कुल मुमकिन है कि दिल्ली पुलिस की जांच में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन पारस का परिवार इस हादसे को ताउम्र भुला नहीं पाएगा। हालांकि पारस के घर वालों पर यकीन करें तो 1 सितंबर को पारस सुबह से ही बेहद खुश था। दरअसल 1 सितंबर की शाम 5 बजे पारस अपने पापा के साथ एक वकील से मिलने जाने वाला था ताकि कानून की मदद से वो अपनी बीवी की कस्टडी हासिल कर सके। मगर उससे 1.5 घंटे पहले ही दोपहर 3:30 बजे एक फोन आया और पारस 3 लोगों के साथ घर से निकल गया। फिर 52 मिनट बाद उसकी मौत की खबर आई। पारस के घर वालों की दलील है कि अगर पारस परेशान या दुखी होता तो पता चल जाता, पर वो तो उस रोज कुछ ज्यादा ही खुश था। इतना ही नहीं, 1 सितंबर के दोपहर उसने खुशी खुशी खाना भी खाया। इस एलिगेशन पर थोरो प्रूव करने के लिए फर्दर मैटर क्या है, एक एफआईआर 302 सेक्शन 302 के तहत रेलवे स्टेशन आनंद विहार में दर्ज कर ली गई है और इसकी तह तक हम पूरे पहुंचेंगे। वैसे पुलिस को भी पता है कि पारस की मौत की पहेली का जवाब उसकी जिंदगी के आखिरी 52 मिनट और 22 किलोमीटर में ही छिपा है। लिहाजा पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन आखिरी 52 मिनटों में पारस किन किन लोगों से मिला या किन किन लोगों से फोन पर बात की। और सबसे अहम बात ये कि क्या इन आखिरी 52 मिनटों में पारस की उस लड़की से भी कोई मुलाकात या बात हुई थी। 16 टुकड़ों में मिली पारस की लाश के बाद से ही घर वालों को इस पूरे मामले में किसी साजिश की बू आ रही थी, लेकिन पुलिस की जांच हादसा और खुदकुशी के बीच उलझी रही। हालांकि मीडिया के दबाव के बाद आखिरकार पुलिस ने 2 दिन के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन जांच के बाद ही सही मायने में ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार पारस की मौत कैसे हुई। कैमरामैन भूपेन और विशाल प्रताप सिंह के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। पारस की जान शायद शादी की वजह से गई, तो वहीं एक आशिक ने उसी शादी के लिए 4 लोगों की जान ले ली। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच 45 किलोमीटर के दायरे में एक नाकाम आशिक ने एक तरफा प्यार में अपनी महबूबा समेत कुल 4 लोगों को गोली मार दी और फिर 5वीं गोली से खुद की ही जान ले ली। पहले भाभी का कत्ल, फिर भाभी की मकान मालकिन का कत्ल। 2 कत्ल के बाद 45 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर पहुंचा अपनी महबूबा के घर, फिर महबूबा का कत्ल, इसके बाद महबूबा के बाप का कत्ल और फिर आखिर में खुद मर गए। एक नाकाम आशिक की दहला देने वाली दास्तान। इस सिलसिलेवार कत्ल की शुरुआत सुबह 9:30 बजे पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर इलाके से इसी घर से हुई। इस घर में 25 साल की रेनू अपने पति राजेंद्र के साथ पिछले 3 साल से किराएदार के तौर पर रह रही थी। कभी राजेंद्र के दोस्त रवि, जो रेनू को भाभी बुलाता था, सीधे उसके कमरे में घुस गया। इसके बाद उसने रेनू को वहीं गोली मार दी। गोली मारने के बाद वो जैसे ही कमरे से बाहर निकल रहा था, तभी गोली की आवाज सुनकर मकान मालकिन शीला देवी भी बाहर निकल आई। रवि ने उन्हें वहीं पर गोली मार दी। फिर इससे पहले कि इलाके के लोग कुछ समझ पाते, वो घर से बाहर निकला और मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया।
पुलिस अभी इस दोहरे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में लगी थी कि करीब 4 घंटे बाद बिंदापुर से 45 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के भोजपुर से एक खबर आई। खबर कि वहां भी घर के अंदर 2 लोगों को गोली मार दी गई है। मामले की तफ्तीश हुई तो पता चला कि दोनों वारदात एक ही शख्स ने अंजाम दी है। दरअसल बिंदापुर में 2 लोगों को मारने के बाद रवि मोटरसाइकिल से सीधे भोजपुर पहुंचा। वहां उसने पहले अपनी प्रेमिका बेबी को गोली मारी और फिर बेबी के पिता हरेंद्र को। इन दोनों को मारने के बाद रवि छत पर गया और फिर खुद को भी गोली मार ली। मिले थे कि 2 व्यक्तियों को गोली मार दी गई है। सूचना में जब हमारे थानाध्यक्ष महोदय वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक हरेंद्र है और एक बेबी है जिनको गोली मारी। पूछताछ में मालूम चला कि रवि नाम का एक लड़का है जो इनका रिश्ते में रिश्तेदार लगता है, दामाद का चचेरा भाई है। वो आया था, पहले उसने बेबी नाम की लड़की को गोली मारा, फिर हरेंद्र जी को गोली मार के और फिर ऊपर जाके कमरे में जाके छिप गया। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक रवि बेबी से एक तरफा प्यार करता था, पर जब बेबी, उसकी बहन रेनू और पिता हरेंद्र ने शादी से मना कर दिया तो उसने सभी को गोली मार दी और फिर अपनी जान भी दे दी। दिल्ली से ओपी शुक्ला के साथ भोलेनाथ, गाजियाबाद, आज तक।